बेटा, मैं जमीन के किसी काम से शहर जा रहा हूँ। 1-2 महीने के अंदर आ जाऊंगा। कुछ दिनों में गन्ने की फसल की कटाई शुरू होनी है, तो अब तुझे ही फसल की देखभाल करनी होगी। मैं जानता हूँ तुझे खेती के बारे में कुछ नहीं पता, पर खेत जाकर उसकी देखभाल तो कर ही सकता है। बाकी का मजदूर कर लेंगे। आप बेफिक्र रहिए पापा, मैं सब संभाल लूंगा। अपने गन्ने के खेत की जिम्मेदारी विनोद अपने बेटे को देकर वहां से चला जाता है और विनोद के जाते ही शोभा अपने पति से कहती है, अरे बाहर इतनी गर्मी हो रही है, क्या जरूरत है आपको ये जिम्मेदारी लेने की? आप इस कड़ाके की गर्मी में तपती धूप में क्या करेंगे? अरे तुम चिंता मत करो, मैं इतनी धूप में कहीं नहीं जाने वाला। पूरे दिन में एक बार हुआ हूँ खेत से, बस। अमित साहूकार का बेटा था। उसने कभी खेती नहीं करी थी, पर वो अपने पिता के कहने पर तांगे पर बैठकर खेत जाता है, जहां रास्ते में उसे पसीने से लथपथ हुए गरीब सुरेश और दीपक नजर आते हैं। पापा, इस बार हमारे गेहूं की फसल काफी अच्छी हुई है। कुछ ही दिनों में कटाई का समय आ जाएगा, बस कुछ दिन की बात और है। अमित तांगे को रोकता है और चलते हुए दीपक और उसके पिता को रोकता है। अरे काका, क्या फसल की बातें करते जा रहे हो? आप हर साल गेहूं की ही खेती करते हो। गर्मी का समय है, हमारी तरह गन्ने की खेती करते। गर्मी में लोगों को गन्ने का जूस पीना काफी पसंद होता है। बेटा, तुम किसान नहीं हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि कौन सी फसल में ज्यादा कमाई होती है। चलो बेटा, आज हम वैसे ही बहुत लेट हो गए हैं। इतना बोलकर सुरेश दीपक के साथ गेहूं के खेत में जाता है और वहीं अमित भी तांगे पर बैठकर अपने खेत पहुंचता है, जहां एक बार फिर दोनों गरीब बाप बेटे अकेले ही अपनी फसल में तालाब से पानी लाकर डालने लगते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अमित जब खेत में जाता है तो वो छप्पर के नीचे कुर्सी लगाकर छांव में बैठ जाता है और मजदूरों पर चिल्लाने लगता है। अरे कैसे काम कर रहे हो तुम सब? हाथ पैर थोड़ा जल्दी चलाओ और खेत में पानी डालो। अरे मालिक, अब गन्ने के खेत में पानी की नहीं, केमिकल की जरूरत है, और उसके बाद कटाई की। तो अब हमें बस इसे जानवरों से बचाना है। अब तुम मुझे बताओगे कि कैसे खेती करनी है? जैसे मैंने बोला है वैसा करो। ठीक है मालिक, जैसा आप कहो, पर हमने कीटनाशक दवाइयां आपसे मंगवाई थी, वो ला दीजिए, बहुत जरूरी है। अगर दवाई नहीं डाली तो फसल बर्बाद हो जाएगी। हाँ, मंगवा दूंगा। ओहो, कितनी गर्मी हो रही है। अगर ज्यादा देर इस गन्ने की देखभाल के लिए बैठा रहा तो कहीं बीमार ना हो जाऊं। बाकी का काम कल देख लूंगा। इतना बोलकर अमित घर जाता है और एसी की हवा में बैठ जाता है। कुछ देर में शोभा खाना लेकर अपने पति के पास आती है। आप जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, उस काम से तो ये काम अच्छा है। 1-2 घंटे बस खेत पर जाना पड़ता है। वैसे फसल ठीक तो है? हाँ शोभा, फसल बिल्कुल ठीक है और मैं अभी नौकरों को फटकार लगाकर आया हूँ। देखना, हमारी फसल हर बार से अच्छी होगी इस बार। जहां एक तरफ कामचोर अमित खेत से ज्यादा घर में आराम करता है, तो वहीं गरीब परिवार शाम को खेत से घर आते हैं और घर आकर भी उन्हें आराम नहीं मिलता। पापा, घर में आकर तो और ज्यादा गर्मी लग रही है। मुझे तो बहू की फिक्र हो रही है। बहू गर्भवती है, इतनी गर्मी में वो खाना बनाती है और एक घर में पंखा तक नहीं है। मैंने तो सोच लिया है इस बार गेहूं की कटाई होने के बाद जो भी मुनाफा होगा उससे सबसे पहले घर में एक छोटा सा कूलर लेकर आऊंगा। पूरे दिन गर्मी में तपते हुए सुरेश अपने बेटे के साथ गेहूं की खेती में लगा रहता है और शाम को आकर भी पूरा परिवार गर्मी से परेशान पसीने में खाना खाता है और सोता है। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते फसल कटाई के दिन नजदीक आने लगते हैं। और एक दिन, बहू, फसल कटाई के दिन नजदीक आ रहे हैं। अब हम इसी तरह सुबह जल्दी जाएंगे और शाम को लेट से आएंगे। इस समय पर अगर हमने फसल पर ध्यान नहीं दिया तो जानवर फसल बर्बाद कर देंगे और मुझे कुछ बदमाश लोगों का भी डर है। तुम तो जानती हो आजकल लोग दूसरों की फसल कितनी ज्यादा चोरी करते हैं। कोई बात नहीं पिताजी, आप जाइए और अपना ख्याल रखिएगा। इतना बोलकर सुरेश अपने बेटे के साथ सुबह 5 बजे ही घर से खेत के लिए निकल जाता है और अपने खेत की घेराबंदी को मजबूत कर रहा होता है। तो वहीं सुबह के 11 बज जाते हैं, पर अब तक अमित को कोई होश नहीं रहता। वहीं मजदूर छांव में बैठकर आराम कर रहे होते हैं। अरे जब से साहूकार गए हैं, अमित मालिक तो खेत पर आते ही नहीं, और आते भी हैं तो हमें बस डांट कर चले जाते हैं। कटाई के दिन अब नजदीक आ गए हैं और उन्होंने अभी तक दवाई नहीं मंगवाई। अरे जिसकी फसल वो सरदर्दी पाले, हमें क्या? हमारा काम तो बस फसल की देखभाल करना और अपनी दिहाड़ी लेना है। नौकरों को बस अपनी दिहाड़ी से मतलब था।
इसलिए वो डांट न पड़े इसलिए अमित को बार बार किसी चीज के लिए नहीं बोलते थे। तो वहीं गरीब सुरेश अपने बेटे के साथ मिलकर एक बिजूका बनाता है और गेहूं के खेत में खड़ा कर देता है ताकि कोई पक्षी या जानवर आकर उसकी फसल बर्बाद न करे। और उनकी गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई थी और बस हवा के साथ लहराई जा रही थी। एक काम तो खत्म हुआ पापा, अब मैं थोड़ी सी दवाई छिड़क देता हूँ खेत में, आप जब तक आराम कर लीजिए। ठीक है बेटा, तू जब तक ये सब काम कर मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ और जब मैं सोकर उठूंगा तो तू थोड़ा आराम कर लेना। इतना बोलकर एक पेड़ के पास खाट लगाकर सुरेश सो जाता है और 1 घंटे बाद गीता बहू पति और ससुर के लिए खाना लाती है। दीपक जी आइए, खाना खा लीजिए। पापा उठिए, खाने का वक्त हो गया है, आप हाथ मुंह धोइए, मैं खाना लगाती हूँ। दीपक और सुरेश हाथ मुंह धोते हैं और गीता खाना परोसती है और वो दोनों खाना खाने बैठते हैं। वहीं गीता उनकी पंखे से हवा करती है। वहीं दूसरी ओर 1 बजे शोभा अमित से कहती है, सुनिए जी, दोपहर के 12 बज चुके हैं और आप अभी तक खेत नहीं गए, एक बार चक्कर काट कर आ जाइए। सही कहा तुमने, वैसे भी पापा के फोन आने का समय आ गया है, अगर उन्हें पता चला कि मैं घर पर हूं तो बेकार में चिल्लाएंगे। इतना बोलकर दीपक खेत जाता है और वो देखता है कि सारे मजदूर आराम कर रहे हैं और कुछ जानवर गन्ने के खेत में आकर गन्ना चर रहे हैं। ये देख अमित का गुस्सा बढ़ जाता है और वो सभी मजदूरों पर चिल्लाने लगता है, मैं तुम्हें सोने के पैसे देता हूँ क्या? देखो कैसे गाय बकरियां आकर मेरे गन्ने की फसल को खाकर चली गई। सीखो उन गरीब बाप बेटों से, वो सिर्फ 2 हैं और फिर भी अकेले पूरे गेहूं की खेती की देखभाल कर रहे हैं और मेरी गन्ने की फसल सूख कैसे रही है? अरे मालिक, इसमें हमारी क्या गलती है? आपने जबरदस्ती ज्यादा पानी डलवाया खेत में, हमने आपसे कीटनाशक दवाइयां खाद मंगवाई, आपने लाकर नहीं दिया। आप खुद पूरे दिन में खेत पर आते नहीं हैं, आप हमारी नहीं सुनोगे तो हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। और मालिक, अब फसल पूरी तरह से तैयार है, अगर आपने 1 से 2 दिन में गन्ने की फसल की कटाई नहीं करी तो बचे हुए गन्ने भी खराब हो जाएंगे। मजदूरों की ऐसी बातें सुनकर अमित का पारा गर्म हो जाता है और वो घर जाता है। तो वहीं शाम होते ही दीपक और सुरेश भी घर जाते हैं, जहां सपना और गीता सुरेश से कहती है, पापा कटाई का समय आ गया है, आप और दीपक जी अकेले क्या करेंगे? मैं तो कहती हूँ एक मजदूर रख लीजिए। बहू, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक मजदूर की दिहाड़ी दे सकूं, इसलिए फसल की कटाई मैं और दीपक अकेले करेंगे। नहीं पापा, आप अकेले कुछ नहीं करेंगे, आप और भैया अकेले करोगे तो काफी दिन लग जाएगा कटाई में, मैं भी आपका साथ दूंगी। वैसे भी मैं घर में अकेली रहती हूँ और इतनी गर्मी में आप दोनों कटाई करोगे तो कहीं आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। हाँ पापा, मान जाइए, घर मैं संभाल लूंगी। अपनी बहू बेटी की बात सुरेश मान जाता है और 2 दिन बाद सपना अपने पिता और भाई के साथ गेहूं के खेत पर जाती है, जहां तीनों गर्मी में पसीने में मिलकर कटाई कर रहे होते हैं। तो वहीं अमित गन्ने की कटाई के लिए कुछ ट्रैक्टर और कटाई करवाने वाले को बुलाता है और नौकरों से कहता है, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, धूप भी बहुत ज्यादा है, मुझे और भी कुछ काम देखना है, तो कटाई तुम देख लेना और कटाई होने के बाद मुझे बुला लेना। वैसे कितने दिन में गन्ने की कटाई हो जाएगी? 2 दिन काफी है मालिक। ठीक है। इतना बोलकर अमित वहां से जाने लगता है। तो वो देखता है कि गरीब सुरेश अपनी बेटी और बेटे के साथ अकेले गेहूं की फसल की कटाई कर रहा है। ये देख अमित उसके ऊपर हंसने लगता है। अरे काका, इतनी गर्मी हो रही है, मरना है क्या? और बेटी को भी शामिल कर लिया कटाई में? अरे कम से कम कटाई के लिए तो मजदूर रख लेते। देखो मैंने तो बड़ी बड़ी ट्रक और मशीन मंगवाई है, 2 दिन में मेरी फसल कटकर तैयार, और आपकी फसल 10 दिन में भी नहीं कट पाएगी। भैया, हमें तो शुरू से ही आदत है मेहनत करने की, आप देखिए कहीं आपके साथ घपला ना हो जाए। दीपक की बात सुनकर अमित को गुस्सा आ जाता है और वो तिल मिलाते हुए घर जाता है। तो वहीं पसीने से बेहाल गरीब सुरेश अपनी बेटी और बेटे के साथ कटाई कर रहा होता है और तभी उसे चक्कर आ जाते हैं। पापा क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं और भैया कटाई कर लेंगे। सपना, धूप आज बहुत ज्यादा है, हमने थोड़ी सी कटाई तो कर ली, मैं सोच रहा हूँ 2 घंटे आराम कर लेते हैं। 5 बजे के बाद जब धूप कम होगी तब दोबारा से कटाई शुरू कर लेंगे। तुम भी घर जाकर अब थोड़ा आराम कर लो। दीपक सपना को घर भेज देता है और घर जाकर सपना अपनी भाभी की मदद करती है। इसी तरह गरीब परिवार खुद 1 हफ्ते तक लगातार सुबह शाम गेहूं के खेत की कटाई करते हैं। तो वहीं 2 ही दिन में गन्ने की सारी फसल कट जाती है और मजदूर अमित की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। अरे उस बेवकूफ को नहीं पता कि कितने गन्ने की कटाई हुई है। मैं तो कहती हूँ आधा गन्ना मालिक को दे देते हैं और आधा हम बांट लेते हैं। सही कह रही हो तुम,
अब अमित की गैर मौजूदगी में मजदूर कुछ गन्ने बेच देते हैं और बचा हुआ गन्ना अमित को सौंप दिया जाता है। कुछ दिनों बाद जब विनोद घर आता है तो वो सबसे पहले अपने घर के बाहर रखे गन्ने देखता है और कुछ ही देर में उसकी नजर गरीब सुरेश की गेहूं की फसल पर पड़ती है, जिसे देख विनोद को अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आता है और वो घर के बाहर अमित को लाकर अपने गन्ने और गरीब सुरेश का गेहूं दिखाते हुए कहता है, अरे कुछ सीख इन गरीब से। खुद के दम पर इन्होंने कितना मुनाफा कमाया सिर्फ गेहूं की खेती करके, और मैंने इतनी अच्छी गन्ने की फसल करी थी पर तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। गलती करी मैंने तुम्हें ये जिम्मेदारी देकर। अगर तुम्हें शुरू से ही खेती करनी सिखाई होती तो तुम ये लापरवाही ना करते। तुमसे कभी कुछ नहीं हो सकता। विनोद अपने बेटे से नाराज हो जाता है और उस दिन अपनी और गरीब की फसल देख अमित को अपनी गलती का एहसास होता है। तो वहीं इस बार गरीब सुरेश का अच्छा खासा मुनाफा होता है, जिसके बाद सुरेश घर में एक छोटा सा कूलर लेकर आता है और उस रात गरीब परिवार चैन की नींद सोता है।